नमस्कार स्टूडेंट। आज आपके लिए एक नया टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री का लेके आया हूँ। और राजस्थान हिस्ट्री का ये टॉपिक है, राजस्थान की जो भी कोई एग्जाम है उन सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने एक वंश का नाम सुना होगा जिसका नाम है चौहान वंश। और चौहानों की स्थापना की बात करते हैं तो चौहानों की प्रारंभिक शाखा थी वो शाकंभरी से थी। और शाकंभरी से जो चौहान चले वो चौहान शाकंभरी के पश्चात जालोर में भी चौहानों की शाखाएं स्थापित हुई। रणथंभौर में भी चौहानों की शाखाएं स्थापित हुई। अलग अलग जगह चौहानों की शाखाएं स्थापित हुई। और उन राजाओं में एक महत्वपूर्ण राजा का नाम आता है चौहानों में, जिसका नाम आता है हमीर देव चौहान। आप सभी ने सुना होगा कि हमीर देव चौहान अपनी हठता के लिए, अपने वचन के लिए एक प्रसिद्ध शासक था। और उसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। हमीरदेव चौहान के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के एक शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत पर अभियान भी कंप्लीट हो जाता है। इसी सेशन में हम हमीरदेव चौहान के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगले सेशन में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत पर अन्य अभियान है उस पर भी हम क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो ये अभियान के साथ हम हमीरदेव चौहान को पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे राजस्थान की भविष्य में राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम में, छोटी या बड़ी एग्जाम हो, उससे प्रश्न आए और वो प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस बात को मैं बता रहा हूं उस पर गौर से आपको ध्यान रखना है और उसे समझने का प्रयास करना है। आराम से इस टॉपिक को हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है हमीर देव चौहान। क्या नाम है? हमीर देव चौहान अपने टॉपिक का नाम है। अब देखो, बात करते हैं कि हमीर देव चौहान था कहां का, कौन था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, इन सभी विषय वस्तु पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि हमीर देव चौहान है वो चौहान की रणथंभौर शाखा का था। कौन सी? रणथंभौर शाखा का था। रणथंभौर एक सवाई माधोपुर में स्थान है रणथंभौर। वहां पर एक किला है जिसका नाम है रणथंभौर का किला। और वहां पर एक व्यक्ति शासन करता था जिसका नाम क्या था? हमीर देव चौहान। और इसने जो शासन किया था, जिसका शासनकाल है 1282 से 1301। कहां से कहां तक है? 1282 से 1301 के मध्य एक व्यक्ति ने शासन किया था जिसका नाम क्या था? हमीर देव चौहान। अब इस हमीर देव चौहान की बात करते हैं प्रारंभिक जानकारी। क्या बात करते हैं? प्रारंभिक जानकारी। प्रारंभिक जानकारी है, इसमें बात करते हैं कि इसके जन्म के बारे में तो हमें सही डेट का पता नहीं चलता, लेकिन इनके पिता का नाम है, वो क्या नाम था? तो पिता का नाम था जेतर सिंह चौहान। क्या नाम था? जेतर सिंह चौहान। जेतर सिंह चौहान ने अपने जीते जी ही अपनी संतान हमीर को गद्दी पर बैठा दिया था 1282 में। और ये हमीर देव चौहान गद्दी पर बैठा था। इनकी माता का नाम था, कई जगह उल्लेख मिलता है, इनकी माता का नाम हीरा देवी था। क्या नाम था? हीरा देवी इनकी माता का नाम था। ये दो तो आपका माता और पिता, किसी भी अच्छे व्यक्ति को पढ़ते हैं तो उनके माता पिता को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है जेतर सिंह चौहान, जिसने 32 ईयर शासन किया था, 32 वर्ष शासन करने के पश्चात इसने अपनी गद्दी है अपने पुत्र को सौंप दी थी, जिसका नाम क्या था? हमीर देव चौहान। अब आगे की इससे संबंधित बात करते हैं कि भाई इसकी जानकारी कहां से मिलती है। जानकारी कहां से मिलती है कि हमें हमीर देव चौहान की जानकारी कहां से मिलती है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, जानकारी के लिए हमें कुछ पुस्तकों से हमें हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है। और उन पुस्तकों में बात करते हैं तो एक नंबर पर पुस्तक है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। कौन सी पुस्तक है? हमीर महाकाव्य। और ये हमीर महाकाव्य है, ये किसने लिखा था? हमीर महाकाव्य है, ये लिखा था नैनचंद्र सूरी ने। किसने लिखा था? नैनचंद्र सूरी ने। नैनचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा था, जिसमें हमीर देव चौहान की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ध्यान में रखना है कि महाकाव्य ऐसे याद कर लेना है। काव्य, काव्य क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़ा किससे देखा जाता है? आंखों से। और आंख को किसको कहते हैं? नयन को। तो इस प्रकार आपको ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख लेना। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नैनचंद्र सूरी ने। उसके पश्चात हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरी पुस्तक की बात करते हैं। तो दूसरी पुस्तक आपको याद रखना है हमीर रासो। कौन सी पुस्तक याद रखनी है? हमीर रासो। और हमीर रासो किसने लिखा था? जोधराज ने लिखा था।
किसने लिखा था? जोधराज ने लिखा था। हमीर रासो किसने लिखा था? जोधराज ने। तो हमीरदेव चौहान की दूसरी जानकारी है वो हमीर रासो से मिलती है, और हमीर रासो किसने लिखा था? जोधराज ने। उसके पश्चात अन्य पुस्तकों में हम बात करते हैं 3 नंबर पर हमीर हट। कौन सी है? हमीर हट। और हमीर हट किसने लिखी थी? चंद्रशेखर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखी थी। ये आपको याद रखना है। उसके पश्चात नंबर 4 पर हम बात करते हैं सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र कौन सी पुस्तक है? सुरजन चरित्र। और सुरजन चरित्र है वो भी किसने लिखी थी? चंद्रशेखर ने ही लिखी थी। किसने लिखी थी? चंद्रशेखर ने ही लिखी थी। उसके पश्चात नंबर 5 पर बात करें, नंबर 5 पर हमीर रायण। कौन सी पुस्तक है? हमीर रायण। और हमीर रायण किसने लिखी थी? ये लिखी थी व्यास भांड ने। किसने लिखी थी? व्यास भांड ने लिखी थी। उसके नंबर बाद 6 नंबर पर बात करें हमीर बंदन। कौन सी पुस्तक है? हमीर बंदन। और हमीर बंदन किसने लिखी थी? अमृत कैलाश ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अमृत कैलाश ने लिखी थी। इन पुस्तकों में हमीर को नायक बनाकर, नेता बनाकर क्या है? हमीर की प्रशंसा की है, और हमीर की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो हमने क्या बात की कि हमीर देव चौहान है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो हमीर देव के चौहान की हमें जानकारी है वो कहां से मिलती है? कुछ पुस्तकों से मिलती है। 1 नंबर पर पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हमीर महाकाव्य, जिसके लेखक है नैनचंद्र सूरी। नंबर 2 पर पुस्तक मैंने बात की हमीर रासो, जिसकी पुस्तक के रचयिता कौन है? जोधराज, जिसमें हमीर की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके पश्चात नंबर 3 पे बात करें हमीर हट, और हमीर हट किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। उसके बाद में बात करें सुरजन चरित्र, जिसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। उसके बाद में हमीर रायण, हमीर रायण किसने लिखा था? व्यास भांड ने। और हमीर बंदन है वो किसने लिखा था? अमृत कैलाश ने लिखा था। इन सभी से हमें हमीर देव चौहान की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो प्रारंभिक परिचय और जानकारी के स्रोत पढ़ने के पश्चात अगले हमीर देव चौहान से बात करते हैं कि हमीर देव चौहान से अगली क्या बात है। अगली बात करते हैं कि गद्दी के बैठने के पश्चात हमीर ने एक नीति का पालन किया था, और नीति का नाम था दिग्विजय की नीति। कौन सी नीति है? दिग्विजय की नीति। और दिग्विजय की नीति होती क्या है? दिग्विजय की नीति होती है कि बेटा जैसे ही राजा बनने के पश्चात वो साम्राज्य विस्तार की जो नीति अपनाता है उसे दिग्विजय की नीति कहते हैं। हमीर गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने कुछ क्षेत्रों को जीता। कौन से क्षेत्रों को जीता? उसने चित्तौड़ को जीता। किसको जीता? चित्तौड़ को। अब चित्तौड़ को जीता मतलब वहां के राजा समर सिंह ने उसकी क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। चित्तौड़ को मांडलगढ़ से कर वसूला। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। मांडलगढ़, मांडलगढ़ से कर वसूला। और आसपास के जैसे आबू है, आबू है, उस क्षेत्र को भी इसने जीता। कि मतलब आसपास के राज्यों को जीतकर, और इसने क्या है? दिग्विजय की नीति के फलस्वरूप एक अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ जैसा ही समान होता था। अश्वमेध यज्ञ जैसा एक समान यज्ञ होता था, जिसको बोलते हैं कोटिजन यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? कोटिजन यज्ञ किया। कोटिजन यज्ञ किया। इस दिग्विजय की नीति के पश्चात, विजय की नीति के पश्चात हमीर ने इसके उपलक्ष्य में एक यज्ञ किया जिसे बोलते हैं कोटिजन यज्ञ। और ये कोटिजन यज्ञ है वो किसके निर्देशन में किया था? तो ये कोटिजन यज्ञ है विश्वरूप के निर्देशन में किया था। विश्वरूप के निर्देशन में किया था। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमीर देव चौहान ने ये कोटिजन यज्ञ किसके निर्देशन में किया था? तो विश्वरूप के निर्देशन में किया गया था। अब देखो बात क्या है, हमीर देव चौहान ने दिग्विजय की नीति के पश्चात अपनी सीमाएं इतनी लंबी कर ली थी कि इनकी सीमाएं दिल्ली सल्तनत तक टकराने लगी थी। और दिल्ली सल्तनत तक टकराने लगी थी तो इसका संभवतः बात है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, और दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ इसका संघर्ष होना निश्चित है। और अब बात करते हैं कि उस समय दिल्ली सल्तनत में क्या स्थिति चल रही है। देखो बलबन के पश्चात दिल्ली सल्तनत की स्थितियां आपको सबको पता होगा कि डिगडिगाने लगी थी। उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी अयोग्य पुत्र गद्दी पर बैठे, जिसमें केकोबाद का नाम भी आता है, क्यूमर्स का नाम भी आता है, के खुसरो का भी नाम आता है। उनसे दिल्ली सल्तनत की स्थितियां संभल नहीं सी पाई, और जब दिल्ली सल्तनत की स्थितियां नहीं संभल पाई तो केकोबाद की हत्या करके उसके पश्चात सत्ता को जिसने एक व्यक्ति ने हाथ में लिया था, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की नींव में खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में डाल दी और 6 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 6 वर्ष तक शासन किया।
अब ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान पर एक अटैक किया था 1290 या 92 ईस्वी में। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जैसे 1290 में हुआ था, लेकिन कई इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि मार्च 1291 में हुआ था, और कई इतिहासकार कहते हैं कि 1290 के पश्चात एक असफल अभियान 1292 में दोबारा भी किया था। तो हमारा अगला पॉइंट है, दिग्विजय नीति के पश्चात हमीर देव चौहान पर दिल्ली सल्तनत की ओर से एक अटैक हुआ, और वो अटैक करने वाले का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो अपने पॉइंट का नाम क्या बन जाता है? अपने पॉइंट का नाम बन जाता है कि हमीर देव चौहान पर, किस पर? हमीर देव चौहान पर, हमीर देव चौहान पर एक आक्रमण होता है, और वो आक्रमण किसका होता है? वो आक्रमण होता है जलालुद्दीन खिलजी का। तो हमीर देव चौहान पर, हमीर देव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का अटैक, जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण, खिलजी का आक्रमण, आक्रमण। अब देखो आक्रमण में क्या हुआ है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां से प्रश्न तो एग्जाम में अभी तक जो भी राजस्थान की एग्जाम लगी है उसमें एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा गया, एक ही प्रश्न पूछा गया, उस पर भी मैं चर्चा कर लूंगा, लेकिन इसको पूरा ही हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखो रणथंभौर का किला एक सुदृढ़ किला था, रणथंभौर का किला है वो एक सुदृढ़ किला था, और ये सुदृढ़ किला है ये एरन दुर्ग की सूची में आता है। कौन सी सूची में आता है? एरन दुर्ग की सूची में आता है, एरन सूची में आता है। एरन का मतलब ये गिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी पर बना है, वनों में घिरा हुआ है। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था, अबुल फजल का नाम सुना होगा, आईने अकबरी के जो लेखक अकबर के दरबार में रहा करते थे। अबुल फजल ने कहा था कि यह किला इतनी बुलंदी पर है, यह किला इतनी बुलंदी पर है कि सिर पर रखी पगड़ी, सिर पर रखी पगड़ी को रखकर इसके ऊपर की तरफ देखा जाए तो पगड़ी नीचे गिर जाएगी। इसके बारे में इस प्रकार कुमलगढ़ के किले में तो कहा ही था, लेकिन इसके बारे में क्या कहा उसने? इसके बारे में यह कहा कि यह किला है जो कौन सा ये रणथंभौर का किला है, उसके बारे में कहा कि बाकी दुर्ग सभी के सभी दुर्ग हैं वो क्या हैं? नंगे हैं, ये दुर्ग बखरबंद है। मतलब दो स्टेटमेंट अबुल फजल के हैं। मैं बताना तो पहले वाला इसके बारे में था, लेकिन साथ में कुमलगढ़ के बारे में भी बता दिया कि पगड़ी के सिर पर पगड़ी रखी जाए तो वो तो कौन? कुमलगढ़ का किला। और इस किले के बारे में यह कहा कि बाकी दुर्ग सभी के सभी क्या है? नंगे हैं, ये दुर्ग क्या है? बखरबंद है। ये किन से संबंधित बात बताया है? रणथंभौर के किले के बारे में बताया गया। अब इससे संबंधित चर्चा करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी कहां का शासक है? दिल्ली का। कहां का शासक है? दिल्ली का। खिलजी वंश का संस्थापक फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक सेना लेकर यहां पर पहुंचा। अब ऐसा बताया जाता है कि इस दुर्ग में जाने से पहले एक छोटे दुर्ग को जीतना पड़ेगा, और जिस दुर्ग का नाम है जहाइन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जहाइन दुर्ग, जिसे रणथंभौर किले की क्या कहा जाता है? कुंजी। कुंजी का मतलब होता है चाबी कहा जाता है। रणथंभौर किले की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। कि जलालुद्दीन खिलजी को यदि रणथंभौर का किला जीतना है तो सबसे पहले किसको जीतना पड़ेगा? जहाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। इसी स्थिति को लेकर उसने अटैक किया, और जहाइन दुर्ग पर एक व्यक्ति नियुक्त था जिसका नाम है गुरुदास सैनी। कौन सा व्यक्ति है? गुरुदास सैनी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुरुदास सैनी। यहां लिख देता हूं, उदय दिखाई दे रहा तो गुरुदास सैनी। ये गुरुदास सैनी की डेथ हो जाती है, मारा जाता है, और ये जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को चारों ओर से घेर लेता है। कौन सी दुर्ग को? रणथंभौर दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी चारों ओर से घेर लेता है, और चारों ओर से घेरने के पश्चात काफी दिनों तक घेरा रहता है, काफी दिनों तक घेरा रहता है, लेकिन फिर भी क्या होती है? सफलता नहीं मिलती बच्चों। क्या नहीं मिलती? सफलता नहीं मिलती। अब किसी एक ही जगह पर बहुत से दिन व्यक्ति रह जाएगा तो संभवतः है दिल्ली सल्तनत का बड़ा साम्राज्य है, अनेक जगह विद्रोह होने प्रारंभ हो गए, और अनेक जगह विद्रोह होने प्रारंभ हो गए तो उसके पश्चात हुआ क्या? उसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि ये घेरा उठाने में ही क्या है? फायदा है, घेरा उठाने में ही फायदा है। लेकिन हम अचानक से किसी जगह से घेरा उठा लेंगे, मैं यहां से अचानक से पढ़ाना बंद कर दूं अभी, तो आपको तो यही लगेगा कि इसको पढ़ाना नहीं आता। लेकिन मैं यह कहते हुए बंद कर दूं कि बेटा कोई टेक्निकल इश्यू है, आगे वाली क्लास बाद में लेंगे,
तो उसी प्रकार अहमद चाप नाम का एक शायकार सलाहकार था, उसने तो कहा घेरा उठाने के लिए मना कर दिया, लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि ऐसे 10 किलो को, ऐसे 10 किलो को, कितने किलो को, 10 फोर्ट को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, मुसलमान के एक बाल के बराबर ही नहीं समझता। ये कहते हुए ये घेरा उठा लिया, ये घेरा उठा लिया। इस प्रकार 1290 में जो जलालुद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था वो असफल था। क्या था? असफल था। लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, एक प्रश्न पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में आया गया है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने यह कहते हुए घेरा उठा लिया कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, तो उस व्यक्ति का नाम आएगा जलालुद्दीन खिलजी। यदि इसमें पूछा जाए कि ऐसा कौन से किले के लिए कहा है, तो कौन से रणथंबोर किले के लिए, ऐसा पूछा जाए इस समय रणथंबोर का शासक कौन था, तो कौन था? हमीर देव चौहान। क्लियर बात? अब अगले बात चलते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के साथ क्या हुआ? 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी, और हत्या करके गद्दी पर बैठ गए अलाउद्दीन खिलजी। 1296 ईस्वी से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर शासन किया, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। एक नया धर्म भी स्थापित करना चाहता था। उसने अपने काजी मुगीसुद्दीन से कहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं मैं राज्य के हित में कर रहा हूं, मैं मुसलमान हूं लेकिन मुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूं राज्य के हित के लिए कर रहा हूं। जिस दिन न्याय का दिन होगा उस दिन अल्लाह मुझे जन्नत भेजेगा या जहन्नुम भेजेगा वो मुझे पता नहीं है। उसने अपने सलाहकार से बात करके और उसके पश्चात उसने एक साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, और साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उसने सबसे उत्तरी भारत पर अटैक प्रारंभ किए। और उत्तरी भारत पर प्रारंभ किया तो उसका पहला भारत पर उत्तरी भारत पर आक्रमण था वो 1299 ईस्वी में गुजरात पर किया था, और गुजरात के शासक करण बघेल को पराजित किया था। फिर 1299 के पश्चात 1301 में उसने रणथंबोर पर अटैक किया, वो ही हम पढ़ने वाले हैं। 1303 में चित्तौड़, 1305 मालवा, 1308 सिवाना और 1311 जालोर में उसने अटैक किया था। अब बात करते हैं, हम जिस टॉपिक पर हैं उस पर चर्चा करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1291 में, अलाउद्दीन खिलजी ने कब? 1291 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया? 1291 ईस्वी, 1292 ईस्वी में तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया, और उसके पश्चात 1301 ईस्वी में किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इस पर अटैक किया था। तो उसके बारे में 1301 वाले आक्रमण की बात करते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया है? अलाउद्दीन खिलजी का अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का अभियान, और खिलजी का अभियान, और अभियान भी कहां पर है? रणथंबोर पर। आपको पता है कि कोई भी आक्रमण होगा उसके कुछ न कुछ कारण तो होंगे, बिना कारण के कुछ। आप मेरी क्लास देख रहे हो उसके पीछे भी कारण है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके पीछे भी क्या है? कारण। तो इसमें कारण बात करते हैं, कारण अलग अलग पुस्तकों से अलग अलग मिलते हैं। पहला कारण हम बात करते हैं हमीर महाकाव्य के अनुसार। किसके अनुसार? हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार क्या होता है, क्या बताता है कि ये एक क्षेत्र है जिसका नाम है रणथंबोर, लगभग पकड़ लेता हूं मैं, और उसके पश्चात ये क्षेत्र है गुजरात, और दिल्ली से एक सेना आई और वो सेना चित्तौड़ होते हुए इसको जीता, और यहां तक वहां पे जालोर के आसपास, कहां पे? जालोर के आसपास ये सेना रुकी हुई थी। और पहले एक लूट के माल को विभाजन को लेकर एक टैक्स होता था जिसका नाम था खुम्स, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। खुम्स को लेकर झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो इसका एक मंगोल सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। कौन सा सेनापति? मंगोल सेनापति, मंगोल सेनापति था। और मंगोल सेनापति ने ये माल को लूटा, और माल को लूट के और कहां पहुंच गया? रणथंबोर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? रणथंबोर पहुंच गया। और रणथंबोर जैसे पहुंचा, रणथंबोर पहुंचने के पश्चात हमीर ने इसे शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे वापस सौंपने के लिए कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने वापस सौंपने के लिए कहा, लेकिन हमीर देव चौहान ने क्या कर दिया? मना कर दिया।
क्योंकि हमीर शरणार्थी के लिए बहुत ही शानदार व्यक्तित्व माना जाता है। इसके बारे में एक कहावत है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन, वचन कदले फलत एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदले फल एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि सतपुरुष का वचन जो जबान से निकल जाता है वो वापिस नहीं आता। उसके पश्चात शेर जंगल में एक राजा शेरनी एक कोई जाती है, और केले का फल एक बार ही फलता फूलता है, जो भी पेड़ होता है वो। और उसके पश्चात तेल, जो पुरुष और महिलाओं के जो तेल है वो एक बार लगाया जाता है शादी के समय। इस प्रकार के बारे में अंक है। तो उसने शरणार्थी को वापस नहीं दिया। तो उसके पश्चात इसका कारण हमीर महाकाव्य के अनुसार क्या हो गया कि मोहम्मद शाह को शरण देना, मोहम्मद शाह को शरण देना। अब एक बार पटवारी में प्रश्न पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के किस भगोड़े सेनापति को हमीर देव चौहान ने शरण दी थी, जिसका नाम क्या है, मोहम्मद शाह। तो आपको ध्यान में रखना, हमीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सेनापति मोहम्मद शाह को हमीर देव चौहान द्वारा शरण देना इस युद्ध का क्या माना जाता है, कारण माना जाता है। किसके अनुसार, हमीर महाकाव्य। और मैं बता चुका हूं हमीर महाकाव्य है वो किसका लिखा हुआ है, नैनचंद्र सूरी का लिखा हुआ है। क्लियर बात। अब अगली बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आता है एक ग्रंथ जिसका नाम है हमीर हट। किसने लिखा था, चंद्रशेखर ने। सॉरी, हमीर हट के अनुसार क्या बात करता है, हमीर हट के अनुसार बात यह करता है कि अलाउद्दीन खिलजी के एक मराठा बेगम थी, और मराठा बेगम का नाम था चिमनाबाई। क्या नाम था, चिमनाबाई। और ये चिमनाबाई है वो किससे प्रेम करती थी, एक सेनापति था, मंगोल सेनापति, इसका मोहम्मद शाह से, मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी। देखो बेगम किसकी है, बेगम किसकी है, अलाउद्दीन खिलजी की। प्रेम किससे कर रही है, मोहम्मद शाह से। पाप का घड़ा कभी कभी तो फूटेगा, और एक दिन इस बात का पता लग जाता है। लेकिन ऐसे काम करने वाले लोग सातिर के होते हैं, और ये यहां से फरार हुआ, और किसके यहां समेत शरण ले ली, हमीर देव चौहान के यहां शरण ले ली। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सौंपने के लिए कहा, लेकिन इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। और मना करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर अटैक कर दिया। एक कारण यह हो गया। और नंबर 3, साम्राज्य विस्तार की नीति। तीसरा कारण क्या है, साम्राज्य विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति, विस्तार की नीति। इन 3 कारणों के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, और उसी आक्रमण के बारे में हम चर्चा करने वाले। कारण आपको क्लियर कि देखो तीनों का मतलब एक ही निकला है, आपको ध्यान इतना ही पढ़ना। पर एग्जाम में प्रश्न आएगा वो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि किस भगोड़े सेनापति को शरण दी थी हमीर ने, तो मोहम्मद शाह ने। या अलाउद्दीन का कौन भगोड़ा सेनापति था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के साथ एक नाम और भी आता है, केबरू। क्या नाम आता है, केबरू का भी नाम आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बात क्या है, दोबारा वही बात, ये तो कौन सा किला है, ये किला तो है रणथंभौर का किला। ठीक है, ये रणथंभौर का किला है। उसके पश्चात अटैक कौन कर रहा है, अटैक कर रहा है दिल्ली से अब अलाउद्दीन खिलजी। कौन कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से इस पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी अटैक किसके नेतृत्व में करेगा, 2 सेनापति हैं मुख्य रूप से। एक का नाम तो उलग खां है। क्या नाम है, उलग खां। एक सेनापति है जिसका नाम है नुसरत खां। क्या नाम है, नुसरत खां। और इसके साथ एक सहयोगी के रूप में और भी भेजता है, जिस तीसरे का नाम है अलप खां। क्या नाम है, अलप खां। उलग खां और नुसरत खां, और तीसरा कौन सा है, अलप खां। ये 3 सेनापति होते हैं, और इन 3 सेनापतियों के नेतृत्व में क्या भेजी जाती है, एक सेना भेजी जाती है। और वो सेना है कहां पर आक्रमण करती है, यहां पर ही वापस करती है। और यहां पे मैंने आपको एक दुर्ग बताया था, और उस दुर्ग का नाम क्या था, जहाइन दुर्ग, जिसे रणथंभौर दुर्ग की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। इधर से यहां से ये जिसका किला है वहां पे कौन है, हमीर देव चौहान। कौन है, हमीर। हमीर अपने 2 सेनापतियों को भेजता है। कितने सेनापतियों को, 2 को। एक का नाम तो है भीम सिंह। क्या नाम है, भीम सिंह। और एक का नाम है धर्म सिंह। क्या नाम है, धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह इस सेना का मुकाबला करने के लिए आते हैं।
और इस सेना को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। लगभग ये घटना बताई जाती है वो 1299 की बताई जाती है। कब की बताई जाती है? 1299। 1299 ईस्वी में भीम सिंह और धर्म सिंह इस सेना को पराजित कर देते हैं और झाइल दुर्ग पर इनका अधिकार नहीं होता है। अब ये इस सेना का जो माल लूट के वापिस आ रहे थे, तो वापिस आते वक्त ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो क्या है, आगे है, और ये व्यक्ति क्या है, पीछे है। ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताता है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताता है कि यह व्यक्ति तो आगे है, ये व्यक्ति पीछे है, और पीछे से अलफ खान ने क्या कर दिया, इस पर अटैक कर दिया, और अटैक किया तो भीम सिंह क्या है, मारा गया। भीम सिंह की क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। और भीम सिंह की डेथ हो गई बच्चों, तो उसके पश्चात ये धर्म सिंह अकेला पहुंचा हमीर के पास। और जब धर्म सिंह अकेला इसके पास पहुंचा तो हमीर नाराज हो गया, और हमीर ने किसको जिम्मेदार बताया इसके लिए, धर्म सिंह को ही जिम्मेदार बताया। भीम सिंह की मृत्यु के लिए किसको जिम्मेदार बताया, धर्म सिंह को जिम्मेदार बताया। और जब धर्म सिंह को जिम्मेदार बताया तो धर्म सिंह की क्या फुड़वा दी, आंखें फुड़वा दी। क्या फुड़वा दी, आंखें। और आंखें फुड़वा के इसे प्रधानमंत्री पद से क्या हटा दिया, और इसकी जगह प्रधानमंत्री किसको बना दिया, भोज को बना दिया। लेकिन भोज ये जिम्मेदारी अच्छे से संभाल नहीं पाया, और भोज ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाया तो वापिस इसके पश्चात धर्म सिंह को ही क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बनाया। और धर्म सिंह ने जनता पर अनेक राज टैक्स वगैरह लगाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, इसके कारण अलोकप्रिय भी हुआ, और हमीरदेव चौहान की भी लोकप्रियता में क्या आई, कमी आई। लेकिन जो भी है, ऐसा तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इतना पूछ लिया जाए कि कौन सा मारा गया, तो भीम सिंह मारा गया था। अब उसके पश्चात इसने हराने के पश्चात इन तीनों सैनिकों ने, सेनापतियों ने, अलाउद्दीन खिलजी के तीनों सेनापतियों ने इस दुर्ग पर क्या डाल लिया, घेरा डाल लिया। इस दुर्ग पर क्या डाल लिया, घेरा डाल लिया। यहां तक आगे एक और ऐसा ही चित्र बना देता हूं, देखो दोबारा सुनने का प्रयास करना। हमीर यहां पर है, इनके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है, पहले हारती है, भीम सिंह मारा जाता है, फिर धर्म सिंह को अंधा कर दिया जाता है। उसके पश्चात यह सेना है, यह सेना किस पर, इस जो भी किला है रणथंभौर किला, इस पर घेरा डाला जाता है। और घेरा डाले जाने के बाद में काफी दिनों तक सफलता नहीं मिली, और काफी दिनों तक सफलता नहीं मिलती है, तो इस किले के अंदर से एक दिन क्या आता है, गोला आता है। और एक दिन से जो गोला आता है वो गोला किसके लगता है, नुसरत खां के लगता है, और नुसरत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखो अलफ खां, नुसरत खां और उसके बाद अलूक खां, तीनों थे। ये अलूक खां था, ये बयाना का था, बयाना का सूबेदार नियुक्त कर रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, और नुसरत खां था वो कड़ा का था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक दिन इस दुर्ग के अंदर से गोला आया, और वो गोला किसके लगा, नुसरत खां के लगा, और नुसरत खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और नुसरत खां की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर आए, और अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर बड़ी सेना लेकर इस पर क्या काट लिया, घेरा डाल लिया। काफी दिनों तक घेरा रहा, फिर भी सफलता नहीं मिली। बारिश के दिन शुरू हो गए, और दिल्ली और अनेक जगह क्या है, विद्रोह होने शुरू हो गए, लखनऊ वगैरह बंगाल साइड में, और अनेक विद्रोह शुरू हो गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लेने का प्रयास किया, और छल कपट का सहारा लेने का प्रयास किया तो उसके पश्चात उसने क्या किया कि हमीरदेव चौहान के पश्चात, हमीरदेव चौहान के पास संधि पत्र, संधि करने के लिए पत्र लिखा कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूं, संधि करना चाहता हूं। और संधि का प्रस्ताव रखा, तो हमीर ने अपने दो सेनापतियों को भेजा, और एक सेनापति का नाम था, जिसका नाम था रणमल। एक सेनापति का क्या नाम था, रणमल। रणमल, एक सेनापति का नाम था रणमल, और एक सेनापति का नाम था रतिपाल। ये सेनापति दोनों विश्वासघाती सेनापति हैं, ये रणमल और रतिपाल हैं। इन दोनों सेनापतियों को किसके पास भेजा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का इनको प्रलोभन दे दिया। प्रलोभन कहा कि ये दुर्ग मेरे को क्या करना है भाई, मत जीत जाऊंगा, दिल्ली वापस जाना है, ये दुर्ग आपको दे दूंगा, आप इस दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दो। तो ऐसा बताया जाता है रणमल और रतिपाल ने इस दुर्ग के गुप्त रास्तों का पता बता दिया। गुप्त रास्तों का क्या बता दिया, पता बता दिया। ऐसा बताते हैं कि रणथंभौर किला था, वो चारों ओर से, रणथंभौर किला चारों ओर से क्या था, पक्के दीवारों से न बनकर तीन दीवार थी, वो तो पक्की थी, एक कच्ची थी।
और एक दीवार कच्ची थी, तो उसके बारे में उसे बताया गया, तो उस कच्ची दीवार को तोड़कर और दुर्ग के अंदर सेना घुस जाती है। एक कहानी तो ऐसी बताते हैं। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि व्यक्ति हैं जिनका नाम है अबुल फजल, जो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही था। इसी अभियान के दौरान स्वयं भी साथ ही था। इस अभियान की जानकारी खजाइन उल फतुआ में उसने दी भी है, खजाइन उल फतुआ बता दूंगा फिर। तो वो कहता है कि दुर्ग पर घेरा काफी लंबे समय तक रहने के कारण एक कहावत बोली है उसने कि सोने की 2 मुहरों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। सोने की 2 मुहरों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। इस कारण हमीर को दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े और हमीर देव चौहान लड़ता हुआ मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। और हमीर देव चौहान की पत्नी या रानी, जिसका नाम था रंग देवी, क्या नाम था? रंग देवी, रानी रंग देवी, और उसकी पुत्री थी जिसका नाम है पद्मला, जिसे पद्मला दोनों ने क्या कर दिया? जोहर कर दिया। 2017 का एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, उसमें एक प्रथम जल जोहर के रूप में बताया गया है कि इन्होंने जल में कूदकर अपनी जान दे दी और ये जल जोहर कर लिया। जो राजस्थान का प्रथम साका है, ये आपको ध्यान में रखना है। 11 जुलाई 1301 को इस किले पर किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का प्रशासक किसको दे देता है? उलुग खां को दे देता है। दोबारा सुनने का प्रयास करना। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। अटैक के पश्चात रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिलाया। हमीर को किले के दरवाजे खोलने पड़े। हमीर देव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। उसकी पत्नी रंग देवी और पुत्री पद्मला ने जल जोहर कर लिया। और जो राजस्थान का प्रथम जोहर है, ये आपको ध्यान में रखना है। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर किले पर किसका अधिकार हो गया है? रणथंभौर किले पर अधिकार हो गया है अलाउद्दीन खिलजी का। और वहां का प्रशासक किसको बना दिया? उलुग खां को बना दिया। क्लियर बात? उसके पश्चात अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? अगली बात याद रखनी है, रणमल रतिपाल भागे भागे दौड़े दौड़े गए कि महाराज की जय हो, हमने आपको ये किला जिता दिया, अब तो हमें दे दो। देखो, यहां से ये बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें कि विश्वासघात की क्या सजा होती है। विश्वासघात, इतिहास हमें यही सिखाता है, इतिहास हमें यही सिखाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इनको कहा, मैं आपसे यार क्या उम्मीद करूं? आप अपने स्वधर्मी स्वयं के धर के राजा के नहीं हुए, क्या गारंटी है कि आप मेरे होंगे? और ये कहते हुए इन दोनों की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। अरे गद्दारी का फल तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति को शरण दी थी और वो व्यक्ति और मिला, और वो व्यक्ति कौन था? मोहम्मद शाह। बताया था कभी? एक व्यक्ति और मिला जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह घायल अवस्था में लेटा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी उसके पास गया, बोल मोहम्मद शाह क्या हाल है? मैं तेरा इलाज करवा दूं तो तेरा मेरे प्रति कैसा व्यवहार होगा? मोहम्मद शाह से कहा। मोहम्मद शाह ने उस असली वफादारी निभाई हमीर की। उसने कहा कि तू मेरा इलाज कर देगा तो तत्पश्चात तेरा वध कर दूंगा और हमीर के किसी वंशज को गद्दी पर बैठा दूंगा। जबकि इसामी तो कहता है कि इस युद्ध के पश्चात हमीर का कोई वंशज बचा ही नहीं था, लेकिन यह कहानी मिलती है। इस कारण हाथियों से मोहम्मद शाह को कुचला दिया और इस प्रकार 11 जुलाई 1301 को संपूर्ण रणथंभौर दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वो कुछ किताबें, और इसका प्रत्यक्षदर्शी था वो कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, भारत का तोता। और अमीर खुसरो की पुस्तक है जिसका नाम है खजाइन उल फतुह। खजाइन उल फतुह, उल फतुह, मिफ्ता उल फतुह है। उसमें जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। इससे हमें इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। एक बर्नी था, और बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी की कौन सी पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही में भी इसकी जानकारी मिलती है। बर्नी की पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, फिरोज शाही में भी जानकारी मिलती। बर्नी को फिरोज शाह तुगलक ने बटनेर हनुमानगढ़ का जो किला है वहां पे क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। यह आपको ध्यान में रखना है। ये तो महत्वपूर्ण बातें हो गई। उसके पश्चात 2-3 चीजें और याद रखनी है आपको। एक तो चीज याद रखनी है
कि हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में 32 वर्षों तक उसने शासन किया था, इसलिए रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की क्या बनाई थी, छतरी बनाई थी। 32 खंभों की क्या बनाई थी, छतरी बनाई थी, और उसे क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी कहा जाता है। एक चीज ये याद रखनी है। उसके पश्चात एक चीज आपको और याद रखनी है कि उसने अपनी पुत्री के लिए रणथंभौर, उसके नाम से रणथंभौर में एक तालाब बनाया था जिसका नाम है पद्मला तालाब। क्या बनाया था, पद्मला तालाब का निर्माण भी कराया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और वो चीज मैंने बताई दी है कि हमीरदेव चौहान है, उसके बारे में क्या कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदले एक बार, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदले एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो एक बार इसको पूरे का रिपीट कर देते हैं, देख लो। हमने शुरुआत की थी कि हमीरदेव चौहान है, उसने हमीरदेव चौहान ने 1282 में गद्दी पर बैठा था, और 1282 में गद्दी पर बैठने के पश्चात पिता का नाम जेतर सिंह चौहान और माता का नाम क्या था, हीरा देवी। और जानकारी के स्रोत मैंने बताया, एक तो हमीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी का, एक हमीर रासो है वो किसका है, जोधराज का। उसके बाद हमीर हट किसका है, चंद्रशेखर का। सुरजन चरित किसका है, चंद्रशेखर का। हमीर रायण किसका है, व्यास भांट का। और हमीर बंधन किसका है, अमृत कैलाश का। उसके पश्चात दिग्विजय की नीति के आसपास क्षेत्रों को जीता, और क्षेत्रों को जीतने के पश्चात कोटिजन यज्ञ किया। किसके निर्देशन में किया था, विश्वरूप के निर्देशन में किया था। उसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी का अटैक हुआ। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 92 में कोई सफलता नहीं मिली, तो ये कहते हुए घेरा उठा लिया कि ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी का अटैक का कारण था मोहम्मद शाह को शरण देना। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, यह प्रश्न में पूछा गया। नुसरत खान मारा गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लेके और इस पर क्या कर लिया, अधिकार करने का प्रयास किया, और अधिकार में सफल भी हुआ। हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया, और उसकी पत्नी है वो क्या कर दिया, जोहर कर लिया, जो राजस्थान का प्रथम जोहर कहलाता है। इसी के साथ ही हमीरदेव चौहान हमारा पूरा हो जाता है। आशा उम्मीद बहुत ही शानदार तरीके से आपने पढ़ा होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द ही आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।